नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। रामनवमी के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है। उनका जीवन त्याग, सेवा, वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो संपूर्ण जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शर्मा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में लाएं और आत्मसात करें और समाज और देश की उन्नति में अपना योगदान देने का संकल्प लें। उन्होंने इस अवसर पर सभी को प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का संदेश भी दिया। सीएम ने विश्वास जताया कि श्री राम के मार्गदर्शन से प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बनेगा। रामनवमी का ये पर्व हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। दौरे की तैयारियों के तहत जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने लखूवाली हेड, नाली पुल और हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत, यातायात की सुगमता और जन समूह की आवाजाही को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने सुरक्षा प्रबंधन और कानून व्यवस्था को लेकर टास्क निर्धारित किए। उन्होंने हेलीपैड क्षेत्र की बैरिकेडिंग, वीवीआईपी मूवमेंट और पुलिस बल की तैनाती के संबंध में निर्देश दिए। प्रशासन मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता, इसी कारण सभी विभागों को पहले से ही अलर्ट मोड में रखा गया है। जिला स्तरीय अधिकारी लगातार समन्वय बनाकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, उपखंड अधिकारी मांगीलाल और एसआई रामकिशन, एक्सीएन मुकेश सिहाग, टाउन थाना प्रभारी सुभाष चंद्र कछवा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रशासन भी मौजूद रहे। तो देखिए, हनुमानगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर संबंधित विभागों को लेकर यहां पर जायजा लिया गया है और इसके साथ ही साथ विभागों को आवश्यक जो जरूरतमंद दिशा निर्देश भी यहां पर दिया गया है। आपको बताते चले कि यहां पर सीएम के संभावित दौरे को लेकर दरअसल प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। यहां पर पुलिस भी पूरी तरह से जायजा लेते हुए नजर आ रही है। साफ सफाई को लेकर या यातायात व्यवस्था को लेकर यहां पर तमाम इन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है और साथ ही साथ निर्देश भी दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम बहनों के सम्मान को बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम बहनों और गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस बिल में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वक्फ की संपत्तियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस बिल के तहत वक्फ प्रबंधन टीम में मुस्लिम बहनों को शामिल किया जाएगा, जबकि गैर मुस्लिम केवल निगरानी करेंगे। राठौर ने कहा कि विपक्ष इस बिल को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हर वर्ग के लिए है और उनका उद्देश्य सभी को समान अधिकार और अवसर देना है। बीजेपी संविधान का सम्मान करती है और देश में समान नागरिकता कानून लाना चाहती है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर और सरिस्का की अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं के बीच स्थित करणी माता मंदिर पहुंचकर मां करणी का आशीर्वाद लेकर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए विशेष पूजा अर्चना की। जूली ने कहा कि नवरात्र के मौके पर माता के जयकारों से सरिस्का की वादियां गूंज रही हैं। उन्होंने कहा कि आज नवरात्रि के अष्टमी के दिन पूरे देश भर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के बीचों बीच ये प्राचीन काल का मंदिर अलवर ही नहीं बल्कि कई राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है।
तो देखिए, करणी माता मंदिर में यहाँ पर पूजा पाठ की। उन्होंने पूजा पाठ करते हुए उन्होंने आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अष्टमी पूजा जो है वो पूरे देश में की जा रही है, माता का पूजा अर्चना की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर पूजा करने के बाद आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना भी की। एसएमएस अस्पताल जयपुर ने रोटरी क्लब जयपुर के सहयोग से बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को सीपीआर और आपातकालीन स्थितियों में आघात पीड़ित प्रबंधन जैसी जीवन रक्षक तकनीकों से लैस करना था। महापौर कुसुम यादव ने कार्यक्रम में भाग लिया और इसके महत्व को सराहा। प्रशिक्षण सत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता राधे लाल शर्मा, राजकुमार राजपाल, विजेंद्र गुप्ता और उर्वशी सिंह ने विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने इस प्रकार के प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया और कार्यक्रम में डॉक्टर गिरधर गोयल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की। यह कार्यक्रम एसएमएस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसका उद्देश्य जीवन रक्षक कौशल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यह पहला सामुदायिक कल्याण के प्रति अस्पताल की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। तो वहीं रामनवमी के मौके पर शहर में विशाल और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा गांधी खेल मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अंबेडकर खेल स्टेडियम में समापन होगा। शोभा यात्रा को वाहन रैली के रूप में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान और विधायक राजेंद्र गुज्जर भी इस यात्रा में मौजूद रहे। टोंक एसपी विकास सांगवान ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कमान संभाली और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। यह यात्रा शहर के धार्मिक उत्साह और एकता को दर्शाती है और रामनवमी के पर्व को धूमधाम से मनाने का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसुर के प्राचीन केले वाली मनसा माता मंदिर परिसर में रामनवमी के पावन अवसर पर आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में उमड़ा पड़ा रहा, यानी कि तांता जो है लगातार श्रद्धालुओं का देखने को मिला। हर तरफ जय माता दी के जय घोष गूंजते रहे और मंदिर प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वही श्रद्धालुओं ने घर पर तैयार किए गए पकवानों से मां मनसा को भोग अर्पित किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तो वही परंपरा के अनुसार भक्तों ने घरों में कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें भोजन करवाया और उनका आशीर्वाद लिया। जगह जगह घरों में अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई, जिससे माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। ये बांसुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए यहाँ पर रामनवमी के दिन मां के यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का तांता जो है वो मंदिर में दिखाई दे रहा है। यानी कि जो श्रद्धालु है यहाँ पर बढ़ चढ़कर माता के मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। हर घर में जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा था, उन्होंने कन्या पूजन किया और रामनवमी पर ये मंदिर जो है वो पूरी तरह से सजा हुआ दिखाई दिया। जो साज सजावट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर देखने लायक था और साथ ही साथ श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही माता के मंदिर में उनका तांता दिखाई दिया और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। माता के पूजा अर्चना उन्होंने की और साथ ही साथ अपनी खुशहाल जीवन के लिए माता से कामना भी की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां खुशहाल दास विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक हुई, जिसका उद्देश्य आगामी शैक्षणिक सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम, अनुसंधान और अन्य गतिविधियों पर विचार विमर्श करना था। बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में सह आचार्य डॉक्टर सुदेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष में डिग्री और 4 वर्ष में बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री प्राप्त कर सकेगा और ऐसे विद्यार्थी 1 वर्ष पे स्नातकोत्तर कर सकेगा और पीएचडी में सीधे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। पाठ्यक्रम को रोजगार मुखी बनाने के लिए एमएससी की अंतिम
सेमेस्टर में सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, पॉलीमर विज्ञान, पेटेंट आदि पाठ्यक्रमों को संचालित करने की सिफारिश की गई है। तो वही प्रोफेसर डॉक्टर श्यामवीर सिंह ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर 22 क्रेडिट का होगा और स्नातक स्तर पर एईसीसी और वैल्यू एडेड कोर्स को भी शामिल कर दिया गया है। कौशल विकास के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा और योग आदि विषय शामिल किए गए हैं। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति ओझा, डीन अकेडमी डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर मनवीर कौर, डॉक्टर रचना यादव, डॉक्टर मिनल, सीमा अरोड़ा मौजूद थे। सजेशन या इनपुट जो भी देने हैं वो आज हम इसी सभा में देंगे, इसी मीटिंग को कंक्लूड करके जाएंगे कि आज किस तरह से बीएससी 4 ईयर या रिसर्च प्रोग्राम में 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें किस तरह से नए विषय जोड़ने हैं या फिर कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम है उनको हटाना है या जोड़ना है, कुछ रेक्टिफाई करने हैं तो उसको हम आज प्रेजेंट करेंगे सारे। उस सेमेस्टर में हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग या फिर रिसर्च के कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट डालेंगे और इसी तरह से एमएससी में भी 3rd और 4th सेमेस्टर में क्या करेंगे, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें जोड़ेंगे और 4th सेमेस्टर में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे कुछ पार्ट हैं जैसे सीमेंट टेक्नोलॉजी है, रिफाइनरी है, क्रूड ऑयल है, फोरेंसिक साइंस है, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट उसमें एज ए इलेक्टिव करेंगे जो एनपीटीएल्स, मूक्स या ई लर्निंग सोर्सेज पे हम क्या करते जो अवेलेबल है बच्चों को और इजीली मिल भी जाएं, इस तरह के प्रोग्राम हम उसमें एड ऑन करने जा रहे हैं जो इसी बीएस का एक पार्ट है। आज विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडी की एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें वाइस सदस्य के रूप में डॉक्टर सुदेश कुमार एनसीईआरटी दिल्ली से पधारे। अभी तक जो बीएससी होती थी वो 3 ईयर थी, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 के अंदर बीएससी अगर स्टूडेंट चाहे तो 4 ईयर भी कर सकता है। इसलिए 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर जो सिलेबस होगा वो एड ऑन किया जाएगा और स्किल बेस्ड प्रोग्राम रखा जाएगा। इसी प्रकार से जो एमएससी होगी उस एमएससी के अंदर भी जो 4th और 3rd सेमेस्टर होंगे उसमें भी बच्चों को इस प्रकार के कोर्स का प्रावधान किया जाएगा कि बच्चे जो है रोजगार मुखी हो सकें। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे क्रूड ऑयल है, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री है और केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जिसके द्वारा जो है बच्चा रोजगार प्राप्त कर सकता है। हमारा ये प्रयास रहेगा, विश्वविद्यालय का यह प्रयास रहेगा कि स्टूडेंट जो यहाँ से निकले वो अपने सब्जेक्ट में और जॉब ओरिएंटेड बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन आज मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। बढ़ते तापमान, चरम मौसम घटनाओं और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। पिछले साल 2024 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहा, जिससे कृषि उपज और फसलें प्रभावित हुई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और पानी की उपलब्धता में कमी हो रही है। इस विकट स्थिति में 77वां विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य शुरुआत और आशावादी भविष्य थीम के तहत मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा तकनीकी विकास, स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग और मिलावटी खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण, स्मार्टफोन और एडिक्शन और अस्वस्थ आहार मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और ऐसे में संपूर्ण पृथ्वी का स्वास्थ्य खतरे में है और हमें सतत विकास की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बीटी कपास में हो रहे गुलाबी सुंडी के प्रकोप को नियंत्रित करने और इसके प्रबंधन के लिए जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कानाराम ने की है, जहां कार्यशाला में कृषि विभाग के समस्त अधिकारी, फील्ड स्टाफ, बीटी कपास उत्पादक किसान, कृषि आदान विक्रेता, बीज कंपनियां और कीटनाशक रसायन उत्पादक और विवरणकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों
प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर कानाराम ने कार्यशाला को किसान हित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि इस विषय पर प्रत्येक ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर किसान गोष्ठियां आयोजित की जाए। साथ ही वीडियो के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाए। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि अप्रैल 2023 में परिवादी के घर पर अपाची बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने फायरिंग कर जानलेवा हमला किया है और हमले के दौरान परिवादी के बच्चे, पत्नी और रिश्तेदार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ पड़े। चिल्लाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिससे बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मौके से पिस्तौल के खोले बरामद किए और आरोपियों की सघन तलाशी ली है। इस घटना में एक आरोपी हेमंत मेघवाल बांसुर को गिरफ्तार किया गया। 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष 2 आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि इन फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि दोस्तों के कहने पर इस जानलेवा फायरिंग को अंजाम दिया गया था। गौवंशीय पशुओं के संरक्षण को लेकर शासन प्रशासन के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जहां पर बीकानेर में बना कांजी हाउस अब बेसहारा पशुओं की कब्रगाह बनता जा रहा है। यहां ना तो चारा भूसे की पर्याप्त अवस्था है और ना ही देखरेख का कोई उचित प्रबंध है। हालात इतने बदतर है कि कई पशु मरणासन स्थिति में है और जबकि कई की मौत हो चुकी है। यानी कि कई जो पशु है ऐसी अवस्था में है कि वो मरने वाले हैं और कितनों की मृत्यु जो है, मौत जो है वो हो गई है। और मौके पर जांच के दौरान कांजी हाउस में 15 पशु मृत मिले हैं और दर्जनों बेहद खराब स्थिति में थे। एक मित्र पशु को कुत्तों की मृत पशु को कुत्तों की ओर से नोचने का निशान साफ देखा जा सकता है। कांजी हाउस की क्षमता 2300 पशुओं की है, लेकिन देखभाल के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। तो वहीं चौंकाने वाली बात तो यह है कि कांजी हाउस के कई हिस्सों में बाहर से ताले लगे थे और अंदर पशुओं की मौत हो रही थी। पशुओं की दयनीय हालत की सूचना मिलने पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात को देखकर नाराजगी जाहिर की और मौके पर मौजूद ठेकेदार को फटकार लगाई। पास कई दिनों से शिकायत आ रही थी। वैसे मानता नहीं था, लेकिन आज वो देखने पता चला वो शिकायत सही थी। यहाँ से पता चला कि यहाँ प्रतिदिन ऐसे 15-20 से कहीं 25,000 की होगी, लेकिन इतने हमेशा ये बछड़े और गायें मर रही है। ये लगातार ऐसा हो रहा है। और व्यवस्था जिसे देखा जाए तो अभी लगभग 8:45 बजे, अभी तक सफाई भी यहाँ पूरी हुई नहीं। अभी मैंने यहाँ जो सुपरवाइजर उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि हम पहले तो मुझे बताया कि 1 नंबर से बाड़े से हम ये डाल रहे हैं चारा। वहां गए तो वहां चारा था नहीं, सारे खाली पड़ा। फिर उन्होंने कहा हम 2 में पहले डाल दिया। फिर ये कह रहे हैं कि हम ये डालते हैं जो आता है गीला, जो आता है चारा, हाँ ये हरा चारा। तो वो हरा भी अभी तक एक गाड़ी आई है जिसने एक बाड़े में डाला है, दूसरे बाड़े में वो गई है। यानी इतनी गायों को देखते हुए वो एक गाड़ी भी पर्याप्त नहीं है। और ऐसा लग रहा है जैसे गायों की स्थिति देखिए, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगा उनको पर्याप्त खाने को नहीं मिल रहा है। पानी की जो खेड़ी देखी हमने जो बनी हुई है उसमें भी सफाई नहीं है। कहीं तो ऐसा लगा, एक बार तो मैंने देखा पानी बदबू भी मार रहा है, वहां काई है। तो ऐसे गायें पानी पीती भी नहीं है, क्योंकि गाय जो है वो हमारी देशी गाय है, वो बहुत समझदार एक है गाय, क्योंकि वो हर चीज को जानती है किसको खाना किसको नहीं खाना। तो इस प्रकार मैंने देखा है कि ये हर गाय क्या बहुत खराब है। ट्रॉमा सेंटर में मैं गया अभी, तो वहां भी कोई स्थिति नहीं है। वहां भी जो मर रहे हैं सारे, किसी के ड्रिप लगी नहीं है। वहां एक कंपाउंडर वो बता रहा है कि, तो मैंने कहा कहाँ है वहां ड्रिप लगी, किसी की ड्रिप लगी नहीं है। और वहां सारे मरने की स्थिति में कम से कम 30-40-50 एक वहां ऐसे हैं नग, तो वो सारे मरने की स्थिति में आए हुए। टोंक
नगर परिषद की सीमाओं में विस्तार से जुड़े मामले में 3 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, टोंक कलेक्टर और नगर परिषद के आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने याचिका की प्रति राज्य सरकार के अतिरिक्त महाअधिवक्ता जीएस गिल को सौंपने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश सोनवा की प्रशासक माया और अन्य की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को प्रारंभिक सुनवाई करते हुए ये बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया। बांसुर कस्बे के अलकापुरी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान के भीतर जहरीला ब्लैक कोबरा घुस आया। घर के सदस्य रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे कि अचानक उन्होंने मकान की दीवार के पास एक फन फैलाए सांप को बैठे देखा। मकान में कोबरा देखकर वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मकान मालिक वैद्य गिरिराज प्रसाद ने तुरंत स्नैक कैचर को बुलवाया। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर कुमार ने यहां पर कोबरा को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। ब्लैक कोबरा जैसे खतरनाक सांप की मौजूदगी से परिवार और आसपास के लोग जो है वो सकेत में आ गए हैं। मेरे को आज लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं स्नेक रेस्क्यू करते हुए, लोगों के बीच सेवा करने के लिए। पास फोन आया था कि यहाँ बांसुर के यबदाव हॉस्पिटल के पीछे कोई रिहायशी मकान है, उसके अंदर फैमिली रहती है और उस फैमिली वाले ही रूम के अंदर कोई सांप घुसा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आके देखा तो इस काला सांप घुसा हुआ था। इंडियन स्पिक्टेकल कोबरे सांप को, और कई जगह इसको नाग के नाम से भी जानते हैं। हमने और हमारी टीम ने इसका शांतिपूर्वक रेस्क्यू कर लिया है ताकि इसको दूर कहीं जंगल में छोड़ दें, उसको आजाद कर दें, उसको स्वतंत्र कर दें। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि सांप रिहायशी मकानों के अंदर क्यों घुसते हैं। इसका एक रीजन है, अपने रिहायशी मकानों में काफी दिनों से कूड़ा करकट का ढेर होता है, उसमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। उस चूहों की वजह से सांप अपने मकानों में घुस जाता है। रुदावल में हाल ही में हनुमान मंदिर गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें गायों की स्थिति बेहद खराब नजर आई थी और कई गायों के शरीर पर कीड़े थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और गुरुवार को रुदावल तहसीलदार जयप्रकाश शर्मा ने अपनी टीम के साथ गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार जयप्रकाश शर्मा ने गौशाला के कार्मिकों को साफ सफाई और चारे की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने यह भी कहा कि वायरल वीडियो की जांच करवाई जाएगी ताकि गायों की दुर्दशा का सही कारण सामने आ सके। प्रशासन ने इस मामले को प्राथमिकता पर लिया है। मैंने गौशाला का निरीक्षण मेरे पटवारी गिरदावल पशु चिकित्सकों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ किया। निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि केवल 4 गायें मुझे ऐसी मिली जो बीमार अवस्था में थी, जिनका इलाज भी कराया जा रहा है, और वो 4 गायें अलग ही रखी हुई हैं, अलग बंद हैं। और जितनी शेष जो गायें हैं स्वस्थ अवस्था में हैं, चारा भी अच्छे से खा रही हैं, चारे की गुणवत्ता है वो भी ठीक है। और जो वीडियो जो वायरल हुआ है उस जैसा तो मुझे यहाँ कोई दिखाई दिया नहीं, ना मुझे प्रतीत हुआ। पानी की व्यवस्था भी ठीक है, पानी की और चारे की भी। फिलहाल हरा चारा तो है नहीं, जो सूखा चारा है वो पशुधन खा रहा है।
हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में स्थित खेतरपाल फिलिंग स्टेशन पर गुरुवार सुबह 10 बजे मिलावटी डीजल और पेट्रोल बेचने के विरोध में 100 से अधिक वाहन चालकों और स्थानीय ग्रामीणों ने पंप का घेराव किया। वाहन चालकों ने पंप संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए मिलावटी डीजल से खराब हुए अपने वाहनों को लेकर पंप पर प्रदर्शन किया। वाहन चालकों ने बताया कि उन्होंने 2 दिन पहले खेतरपाल फिलिंग स्टेशन में डीजल भरवाया था, लेकिन वाहनों में डीजल भरने के बाद सभी वाहन बंद हो गए। 16 वाहनों में से कुछ महंगी गाड़ियां भी शामिल थी। इस पर नायब तहसीलदार पुष्पा बेनीवाल और पुलिस थाने के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और वाहन चालकों ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप संचालक सुरेंद्र ढाका को 31 मार्च को मिलावटी डीजल की शिकायत दी गई थी, जिस पर उन्होंने माना था कि डीजल में मिलावट है, लेकिन फिर भी वह डीजल बेचते रहे और डीएसओ सुनील कुमार घोडेला ने मौके पर पहुंचकर पंप संचालक से आवश्यक दस्तावेज मांगे, लेकिन पंप संचालक ने सैंपल भरने और दस्तावेज देने में आनाकानी की, जिसके बाद पेट्रोल पंप को आगामी कार्रवाई तक सीज कर दिया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।